नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से भारत की स्थिति विस्तार को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 के रूप में जो आपने पहले भारत की जलीय सीमा के बारे में पढ़ा था, अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और नया पॉइंट इसी में ले रहे हैं। भारत के प्रमुख जलीय द्वीप एवं द्वीप समूह जो है, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे और निरंतर आप इस वीडियो पे बने रहे, आपको अधिक से अधिक जानकारी जो है वो उपलब्ध होगी। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो है वो बहुत अच्छा वीडियो जो है वो बनने जा रहा है। तो आप लाइक और कमेंट्स शेयर करना न भूलें। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख जलीय द्वीप समूह है, इनकी बात करते हैं। तो देखो, जलीय द्वीप समूह के अंदर हम सबसे पहले भाई भारत का जो दक्षिणी भाग है, हिंद महासागर है, इस हिंद महासागरीय क्षेत्र के अंदर ही भारत के मुख्य जो द्वीप समूह है, द्वीप है, इनका विस्तार मिलता है। तो थोड़ी बहुत या थोड़ी संक्षिप्त जानकारी जो है वो पहले एक हिंद महासागर की देखते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि हिंद महासागर भी जो है, इस महासागर में द्वीप कैसे फैले हुए हैं। तो देखो भाई, ग्लोब का हमने पहले वीडियो में जो क्षेत्रफल देखा था, इस क्षेत्रफल में 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंदर जल भरा हुआ है, अर्थात 71% भाग पे जल जो है, इस जल का विस्तार मिलता है। दूसरी बात आपने देखी है कि विश्व के बड़े महासागरों की बात करते हैं तो 3 सबसे बड़ी महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा आपने पढ़ा है प्रशांत महासागर, जो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा देखते हैं तो आता है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका है हिंद महासागर। ये भारत के दक्षिण में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर में ही भारत के द्वीप समूह है, इनका अध्ययन मिलता है। तो देखो, पहली चीज़ आपको याद रखनी है भाई, जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर को रत्नाकर, विशेष नाम याद रखना कि हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर जो है, इस हिंद महासागर का जो सर्वाधिक विस्तार है, हिंद महासागर का सर्वाधिक जो विस्तार है, ये मिलता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिंद महासागर का सर्वाधिक विस्तार जो है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ एक तथ्य और आता है भाई, हिंद महासागर जो है उत्तर की ओर, याद रखना, उत्तर में तो ये बंद सागर के रूप में है, जबकि दक्षिण में खुला सागर के रूप में फैला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर उत्तर में बंद सागर के रूप में है, दक्षिण में ये खुले हुए महासागर के रूप में जाना जाता है। यदि इसे हिंद महासागर के अंदर इसका किनारा देखते हैं एंड दक्षिणी किनारा देखते हैं, तो याद रखना एक संस्था का नाम आता है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक जो संगठन है, इस संगठन के द्वारा जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर की दक्षिण में जो अंतिम सीमा है, ये अंतिम सीमा कहाँ तक मानी गई है, ये है तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने हिंद महासागर की अंतिम सीमा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका जो महाद्वीप का उत्तरी भाग है, जिसे आइस शेल्फ कहते हैं, ये आइस शेल्फ जो है, ये इस हिंद महासागर का दक्षिणी जो
अपन बोलते हैं लास्ट स्टॉपेज अपन बोलेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप से। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का उत्तरी जो स्थान है आइस शेल्फ है, ये अपने हिंद महासागर का दक्षिणी किनारा माना जाता है। यहाँ एक चीज़ और याद रखना भाई, ये जो अंटार्कटिका, देखो अंटार्कटिका जो महाद्वीप का जो आइसलैंड है, सॉरी आइस शेल्फ जो है, ये आइस शेल्फ अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध, ध्यान रखना, सबसे प्रसिद्ध जैव आरक्षित या जैव केंद्र है। याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध जैव केंद्र जो है उसका नाम है आइस शेल्फ, जो अंटार्कटिका महाद्वीप हिंद महासागर की सीमा बनाता है। दूसरी बात भाई, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर जो है अटलांटिक जो महासागर है, इस महासागर से विभाजित भी होता है। और विभाजित कहाँ पर होता है ये याद रखना है, दो आपका केप टाउन है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग केप टाउन, इस केप टाउन के निकट 19.22 पूर्वी जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, ये 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से अलग करती है। तो अब यहाँ इसका अटलांटिक का और हिंद का विभाजन हो गया। यहाँ इस हिंद महासागर की अंतिम सीमा जो है ये हो जाती है। नेक्स्ट देखो, हाँ आपने पढ़ा है कि प्लेट विवर्तनिक, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो आपका हिंद महासागर था, ये हिंद महासागर इंडो, आपको याद रखना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इस प्लेट का जो भाग है ये माना जाता था इस हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर जो है, इस हिंद महासागर में भारत के दो प्रसिद्ध जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान और आपका लक्षद्वीप, इनका जो विस्तार है वो मिलता है। यहाँ आपने पढ़ा होगा कि भारत जो है ये हिंद महासागर को एम की आकृति में विभाजित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम भारत के दो प्रधान केंद्र शासित प्रदेश, एक है आपका लक्षद्वीप, एक तो है लक्षद्वीप और दूसरा है आपका अंडमान, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का जलीय क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो एक बार रिवाइज देखते हैं, फिर इसको हटाएंगे। तो देखो, भारत के प्रमुख जलीय द्वीप समूह में भाई भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देखी आपने, जिसमें आपने पढ़ा था कि ग्लोब का जो क्षेत्रफल है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसमें से 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में तो केवल पृथ्वी पर जल है 71%। और इस जलीय क्षेत्र में विश्व के 3 सबसे बड़े महासागर है, जिसमें 1 नंबर पे आता है प्रशांत महासागर 16.5 करोड़, 2 पे आता है आपका अटलांटिक 8.2 करोड़, 3 पे आता है हिंद महासागर 7.3 करोड़। हिंद महासागर का प्रारंभिक नाम या प्राचीन नाम जो है वो रत्नाकर भी मिलता है। और आपने पढ़ा है कि हिंद महासागर का सर्वाधिक विस्तार जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। हिंद महासागर उत्तर की ओर बंद सागर है, जबकि दक्षिण की ओर खुला हुआ सागर है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन जो है, इस संगठन ने कहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का उत्तरी जो भाग है, जिसका नाम है आइस शेल्फ, ये आइस शेल्फ ही हिंद महासागर का अंतिम किनारा है। इसके बाद में आपने पढ़ा भाई ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसका आइस शेल्फ जो है सबसे प्रसिद्ध, इस महाद्वीप का जैव केंद्र जो है वो भी यही इस पर स्थित है। दूसरी बात, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में विभाजन की बात करते हैं तो केप टाउन के निकट 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये रेखा ही हिंद महासागर का विभाजन करती है अटलांटिक महासागर से। फिर आपने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इसके अनुसार उल्लेख मिलता है कि हिंद महासागर जो है वो किसका भाग माना जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इसी प्लेट
के रूप में ये जो आपका हिंद महासागर है वो जाना जाता है। अब चलते हैं भारत के दो प्रधान केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो देखो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं भाई। जो कैंडिडेट निरंतर पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित न हो, इसीलिए हमारी संस्था के द्वारा निरंतर आपको ऑनलाइन जो क्लासेस है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको किसी भी पॉइंट में समझ में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमें सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखो भारत के दो प्रधान केंद्र शासित प्रदेश भी आपके जलीय भाग के अंदर है। केंद्र शासित प्रदेश, एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। पहली चीज आपने पढ़ी है भाई, सबसे पहले हमें भारत का फिर से मानचित्र लेना पड़ेगा। देखो आसानी से समझने के लिए इस मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं। आप सही तरीके से इसको मैनेज करके पढ़ोगे तो आप, मेरे को आशा है कि आप बिल्कुल याद कर लोगे इस चैप्टर को। अब भारत के दो प्रधान केंद्र शासित प्रदेश है, एक है आपका लक्षद्वीप समूह है और यहाँ से कन्याकुमारी से 876 किलोमीटर जो आपकी भूमध्य रेखा है ये स्थित है। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहाँ से इधर की बात करते हैं। ये तो है आपका अरब सागर और इधर जो आती है ये आती है आपकी बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से दो प्रधान केंद्र शासित प्रदेश, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, ये दो आपके जलीय क्षेत्र में अंतिम पॉइंट के रूप में है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हाँ इनका एक मानचित्र आपको पहले से तैयार रखना है। तो देखो यहाँ पर एक तो है आपका म्यांमार, ये म्यांमार देश जो है, इस म्यांमार के बाद में यहाँ से आपको एक द्वीप बनाना है। हाँ आराम से देखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा ये मैटर, क्योंकि एक बार यदि आपने मानचित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करोगे तो अधिक से अधिक समझने की जो संभावना है वो आप में बनेगी। हाँ देखो दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप जो है इनका जो है वो अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। आपने पढ़ा होगा NCERT जो है, इसके अनुसार सागरीय क्षेत्र में 572 द्वीपों का उल्लेख जो है वो मिलता है, जिसमें से जो अंडमान है, इस अंडमान में 204 द्वीप जो है वो अध्ययन की दृष्टि से आते हैं। और लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का अध्ययन होता है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले अंडमान को देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो पहले तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। भाई इन द्वीपों का जो निर्माण है, ये जो आपका हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की जो जलीय भाग में डूबी हुई पर्वत चोटियां हैं उनके रूप में इसको माना जाता है। लेकिन एक चीज आपने पढ़ी है भाई, ये जो म्यांमार देश है, इस म्यांमार जो है इसमें एक नदी बहती है जिसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, उसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी का जो मुहाना है, इस इरावदी नदी के मुहाने से ही आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका विस्तार जो है वो ऐसे मिलता है। तो म्यांमार और इस म्यांमार से आगे जो द्वीप हैं, ये आपके द्वीप समूह है, इसका नाम है कोको द्वीप, कोको द्वीप, ठीक है। यहाँ से आगे कोको द्वीप आता है, फिर धीरे धीरे आपका अंडमान निकोबार आता है। तो पहले तो इसकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो देखते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर को लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हिमालय की चोटियाँ जल में डूबी हुई है ऐसा माना जाता है। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये ब्रिटिश काल में
जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा के रूप में, काले पानी की सजा के रूप में इस अंडमान पर आजीवन कारावास के रूप में भेजा जाता था। सेलुलर जेल का नाम पढ़ा होगा आपने, उसी जेल का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है कि 1 नवंबर 1956 को ये जो अंडमान निकोबार है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनता है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, अंडमान जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका अंडमान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका अंडमान। और अंडमान का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 8,249 वर्ग किलोमीटर जो है ये अंडमान का क्या है, क्षेत्रफल है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, अंडमान का क्षेत्रफल जो है ये है 8,249 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 37,94,44 वर्ग की जनसंख्या जो है ये जनसंख्या इस अंडमान के अंदर मिलती है। 3,79,414 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या यहाँ की टोटल है। जबकि लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ का लिंगानुपात जो है 878 है और लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो घनत्व है वो मिलता है। तो आप ये कह सकते हो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, घनत्व में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका अंडमान है। दूसरी बात आपने देखी है कि भारत में, देखो भारत में ये जो अंडमान निकोबार है, हाँ यहाँ 9 राष्ट्रीय उद्यानों का उल्लेख भी मिलता है। 96 वन्य जीव अभयारण्य जो है, वन्य जीव जो अभयारण्य हैं इनका उल्लेख भी क्या है, इस अंडमान के अंदर मिलता है। दूसरी बात आपने देखी है भाई, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह के अंदर हाँ यदि यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ देखो हिंदी राजभाषा के रूप में तो यहाँ 2 ही मुख्य प्रधान मानी गई है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। लेकिन अन्य भाषाओं की बात करते हैं तो जैसे हिंदी है, हिंदी के अलावा मलयालम है, निकोबारी है, तेलुगु है। ठीक है। जो भारत के निकटतम पड़ोसी राज्य हैं उन्हीं की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं भी यहाँ पर मिलती है। हिंदी है, निकोबारी, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु। ठीक है, ये सभी भाषाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपके अंडमान के अंदर। हाँ, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा भाई, अंडमान जो है इसका जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है, क्षेत्राधिकार में आता है। याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय के अंदर ही अंडमान का जो उच्च न्यायालय है उसका विभाग कह दो या क्षेत्राधिकार जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है। हाँ, अभी आपने पढ़ा है कि ये जो आपका अंडमान निकोबार है, इस अंडमान निकोबार के अंदर जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय, याद रखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो है ये सदाबहार जलवायु इस अंडमान के अंदर मिलती है। अर्थात 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या है, अंडमान के अंदर जो वन हैं वो मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा भाई, भारत में मानसून की बात करेंगे तो सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में मानसून केरल में पहुंचता है। उससे पहले भारत में जहां मानसून आता है वो है आपका अंडमान। अंडमान में ही सबसे पहले मानसून भारत में प्रवेश करता है। और सर्वाधिक वर्षा के रूप में बात करेंगे तो अंडमान में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। अब देखो आगे, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह के अंदर इसका विस्तार देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार देखते हैं। देखो यहाँ इसको हटाते हैं एक बार। अब यहाँ से एक मानचित्र देखना आप अंडमान का।
अध्ययन के लिए 204 द्वीप मिलते हैं, एनसीईआरटी में 572 द्वीपों का उल्लेख जो है वो मिलता है। अब यहाँ से देखो, ये है म्यांमार का क्षेत्र और म्यांमार में जो इरावदी नदी है, इरावदी नदी का जो मुहाना है, इस मुहाने से आगे इसका विस्तार मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहते हैं। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले आगे आते हैं तो यहाँ पर जो द्वीप मिलते हैं, इन द्वीपों का या इस द्वीप का नाम जो है वो है कोक्को द्वीप। आपको याद रखना है कोक्को द्वीप। अब देखो, कोक्को द्वीप पर जिस देश का अधिकार है उस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार जो है, इस म्यांमार का अधिकार है इस कोक्को द्वीप पर। लेकिन यहां एक विशेष तथ्य याद रखना है, चीन के द्वारा एक निगरानी संयंत्र, निगरानी जो संयंत्र है, ये संयंत्र इस कोक्को द्वीप पर स्थापित किया गया है, लेकिन क्षेत्राधिकार जो है वो म्यांमार के अधीन है। कोक्को द्वीप के बाद में ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट है, और इसे कहोगे आप कोक्को जलमार्ग, कोक्को जलमार्ग। ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि भारत और म्यांमार को विभाजित करने वाला जलमार्ग कौन सा है, तो आंसर क्या देना है, कोक्को जलमार्ग। अब यहां से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप स्टार्ट होंगे, और सबसे पहले जो द्वीप आता है उस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। याद रखना, सबसे पहले जो द्वीप आता है उस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान, और सबसे उत्तर में जो अंडमान का द्वीप है उस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप जो है ये सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान का, उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान के बाद में आता है आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान आता है। मध्य अंडमान के बाद में आता है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के बाद में आता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, यहां तक ही है अंडमान। अब आगे तो निकोबार आएगा। अब देखो, यहां उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो जलमार्ग है उस जलमार्ग का नाम है डेक्कन जलमार्ग। तो एक और अच्छा क्वेश्चन बन गया कि डेक्कन जलमार्ग किन के मध्य है, उत्तरी आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका ये आता है डेक्कन जलमार्ग। ठीक है। अब यहां दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पड़ी है आपने पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये ब्लेयर आपकी है इस दक्षिणी अंडमान के अंदर। अब यहां से आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसको अपन कहते हैं 10 डिग्री चैनल। याद रखना, ये हो गया 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान, और यहां नेक्स्ट द्वीप स्टार्ट हो गया जिसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार जो द्वीप है ये अब नीचे आ गया। यहाँ तक का जो चैप्टर है वो चैप्टर तो है अंडमान का, और अब आगे का जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर होगा निकोबार का, निकोबार का। यानी कि अपन पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये तो है अंडमान का और ये है निकोबार का, जिसमें कार निकोबार लिटिल अंडमान के बीच में जो सीमा है वो हो गई 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ से आगे छोटे द्वीप आते हैं। एक द्वीप का नाम है कोमारता द्वीप जो है वो यहाँ है। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो एक और द्वीप है जिसका नाम है नानकारी द्वीप जो है वो भी यहाँ है। फिर थोड़ा और नीचे चलेंगे तो एक द्वीप और आता है और उस द्वीप का नाम क्या है, लिटिल आपका निकोबार, लिटिल निकोबार द्वीप हो गया, निकोबार। ठीक है। और अब यहाँ आते हैं, यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। याद रखना, ये लास्ट में जो द्वीप बचा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है, इसी ग्रेट निकोबार का दक्षिणी जो भाग है उसे क्या कहते हैं,
इंदिरा पॉइंट कहते हैं और ये भारत का अंतिमतम बिंदु है। तो देखो ये नीचे का क्षेत्र तो क्या कहलाएगा आपका, निकोबार द्वीप समूह है, और ये कहलाता है अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंतिम स्थान इंदिरा पॉइंट है और ये हो गया आपका लैंडफॉल द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप है। हाँ, यदि अंडमान के अक्षांश देशांतर की बात करते हैं तो अंडमान का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका मुख्यतः विस्तार मिलता है, और देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो 91 डिग्री से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, इस देशांतर तक आपका अंडमान का विस्तार जो है वो मिलता है अक्षांश और देशांतर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो यहाँ पर भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान में, जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये भारत का जो सुषुप्त ज्वालामुखी है ये है आपका नारकोंडम, और सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपका बैरन द्वीप। अभी 2018 की करंट में बात करते हैं। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अंडमान के 3 द्वीप जो है उनका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया है, उनको भी देखते हैं। फिर उससे पहले आप एक बार यहाँ तक रिवाइज देखते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 204 और 72 द्वीप। इन द्वीपों का निर्माण हिमालय की पर्वत चोटियाँ जल में डूबी हुई है ऐसा माना जाता है। ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा के रूप में इस द्वीप का उपयोग होता था। 1 नवंबर 1956 को यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है, जिसका क्षेत्रफल कितना पड़ा, 8249 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार 3794 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। 878 यहाँ का लिंगानुपात है। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान का है। 9 राष्ट्रीय उद्यान, 96 वन्य जीव अभयारण्य मिलते हैं। यहाँ की भाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ तेलुगु भी चलती है, मलयालम भी चलती है, निकोबारी भी चलती है, हिंदी भी चलती है। यदि जाति की बात करते हैं तो निग्रिटो प्रजाति, विशेष याद रखना, अंडमान में जो निग्रिटो प्रजाति है, निग्रिटो प्रजाति है, इस प्रजाति के लोग विशेषता मिलते हैं। अंडमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। यहाँ जलवायु की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जलवायु है। अब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, अर्थात यहाँ सदाबहार वन मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय। इसके बाद में विस्तार की बात करते हैं तो इरावदी नदी के मुहाने से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कोको द्वीप आता है। कोको द्वीप के ऊपर म्यांमार का अधिकार है, लेकिन चीन ने निगरानी संयंत्र लगा रखा है यहाँ पे। कोको द्वीप के बाद में कोको जलमार्ग आता है। कोको जलमार्ग म्यांमार भारत को विभाजित करता है। फिर सबसे पहले अंडमान स्टार्ट होता है। अंडमान का पहले कहेंगे उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान का पहला द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान के बाद में मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद में दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फिर आपने पढ़ा दक्षिणी अंडमान के बाद में लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो जलमार्ग है उस जलमार्ग का नाम क्या है, डेक्कन जलमार्ग। लिटिल अंडमान के बाद और कार निकोबार जो है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 10 डिग्री चैनल के बाद में निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट होता है, जिसमें कार निकोबार, कोमारता, नानगिरी और नानकारी, इसके बाद में लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। सबसे एंड में द्वीप आता है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का अंतिमतम बिंदु माना जाता है। इसके अलावा बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में आता है। हाँ, अंडमान का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखते हैं तो 6 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 91 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो मिलता है। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन है इस अंडमान का, फिर लक्षद्वीप में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो देखो, हाँ, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इस नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान के 3 द्वीपों का नाम जो है ये बदला गया था, जिसमें एक है नील द्वीप
और नील द्वीप का नाम जो है वो किया गया शहीद द्वीप। शहीद द्वीप जो है वो नील द्वीप का नाम किया गया। रोस द्वीप, रोस किसको आता है भाई? नील तो शहीद हो गया, तब रोस किसको आया? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जो है ये द्वीप का नाम किया गया रोस द्वीप को। एक आता है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या किया? स्वराज द्वीप। तो 3 द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया, रोस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। और कब किया? 30 दिसंबर 1943, याद रखना 30 दिसंबर 1943 को यहाँ तिरंगा इस द्वीप पर फहराया गया था। और यह इसी कारण 75वां स्थापना दिवस के रूप में क्या है, ये 30 दिसंबर को ही नरेंद्र मोदी 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित करता है। दोबारा बता रहा हूं, नील द्वीप को शहीद द्वीप का नाम दिया गया, रोस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। तो आज इस लक्ष्य अंडमान निकोबार की कुछ जानकारी शेष रही है जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आज आपको भारत के हिंद महासागर में द्वीपीय और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जो है वो करना न भूलें, और निरंतर जो है इन वीडियो को लगातार बार बार देखते रहें ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी दोहरान के रूप में उपलब्ध हो सके। क्योंकि एक बार देखने से वीडियो कन्फर्म दिमाग में नहीं आता है, आप बार बार इनको देखोगे जिससे आपका जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वो और ज़्यादा सक्रिय होगा। और निरंतर हमारी इस संस्था के माध्यम से आपको हर टॉपिक के जो नोट्स है, ठीक है, इसके अलावा जो आपके चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।